स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके विथ एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम हमारी जो शिक्षण वीडियो की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो सीरीज़ थी उसका आज भाग 14 है। इसके अंदर हमने 30% इसके अंदर हमने लिए हैं, 30 नहीं इसके अंदर हम 40% लिए हैं। और आज के जो प्रश्न रहने वाले हैं वो प्रश्न रहेंगे प्रश्न पत्र निर्माण से संबंधित। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि प्रश्न पत्रों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषताएं होती है, प्रश्न पत्रों में कौन सी त्रुटियां पाई जाती है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो एक प्रश्न कभी कभी इसमें से पूछ लिया जाता है। तो आज हम इस भाग में जो 35 प्रश्न हमने इसके अंदर लिए हैं उनसे संबंधित इसमें चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न है पूछे गए प्रश्न है तथा इन्हें पूछे जाने की भी संभावना रहती है। तो अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आरके विथ एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर लें पीडीएफ के लिए। आरके विथ एजुकेशन नाम से हमारा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लो। और अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है यानी प्रश्न पत्र में जो निर्माण किया जाता है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसका जो ब्लूप्रिंट वगैरह जो तैयार किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है शिक्षक, ऑप्शन 2 दे रखा है पाठ्यक्रम समिति, ऑप्शन 3 दे रखा है परीक्षा बोर्ड, ऑप्शन 4 दे रखा है छात्र, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रश्न पत्र का जो स्वरूप किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो प्रश्न पत्र का जो स्वरूप तैयार किया जाता है वो किया जाता है पाठ्यक्रम ये परीक्षा बोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, परीक्षा बोर्ड के द्वारा। तो सी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। भाई एग्जाम जब होती है तो उससे पहले एक बोर्ड का गठन किया जाता है या परीक्षा बोर्ड उसको बोलते हैं। तो वो तय करता है कि प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है यानी उसके अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सब तय करना किसका काम होता है, परीक्षा बोर्ड का काम होता है। सी आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न पत्र में किस प्रकार की त्रुटि से बचना चाहिए। ऑप्शन 1 दे रखा है इसका व्याकरणिक त्रुटि, ऑप्शन 2 दे रखा है अस्पष्ट भाषा, ऑप्शन 3 दे रखा है विकल्पों की पुनरावृत्ति, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रश्न पत्र में किस प्रकार की त्रुटि से बचना चाहिए, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा उपरोक्त सभी। क्या रहेगा, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा। इसमें व्याकरणिक त्रुटि हो सकती है, अस्पष्ट भाषा से बचना चाहिए और विकल्पों की पुनरावृत्ति से मतलब है कि एक जैसे दो विकल्प दे दिए, जैसे अवसद वाले जो प्रश्न है उसके अंदर अगर एक जैसे हमने 2 प्रश्न दे दिए तो विकल्पों की पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो डी आंसर इसका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, एक प्रश्न पत्र का संतुलन किससे मापा जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है कठिन प्रश्नों की संख्या से, ऑप्शन 2 दे रखा है सरल और कठिन प्रश्नों के अनुपात से, ऑप्शन 3 दे रखा है समय सीमा से, ऑप्शन 4 दे रखा है कुल प्रश्नों की संख्या से, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो एक प्रश्न पत्र का जो संतुलन मापा जाता है वो केवल कठिन प्रश्नों की संख्या से नहीं मापा जा सकता, समय सीमा से नहीं मापा जा सकता और कुल प्रश्नों की संख्या से नहीं मापा जा सकता। तो एक प्रश्न पत्र का जो संतुलन मापा जाता है वो मापा जाता है सरल और कठिन प्रश्नों के अनुपात से। बी आंसर इसका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। बी क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए सही विकल्पों का प्रतिशत सामान्य कितना होना चाहिए। ऑप्शन 1 दे रखा है 25%, ऑप्शन 2 दे रखा है 50%, ऑप्शन 3 दे रखा है 75%, ऑप्शन 4 दे रखा है 100%, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए सही विकल्पों का जो प्रतिशत है सामान्य कितना होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 50%। कितना रहेगा, 50% उसके अंदर सही विकल्प होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे विकल्प क्या हो जाएं, गलत हो जाएं। बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए सही विकल्पों का पूछा है हमसे, तो 50% इसके अंदर होना चाहिए। तो बी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, प्रश्न पत्र में प्रश्नों की विविधता क्यों आवश्यक है। ऑप्शन 1 दे रखा है छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है सभी छात्रों के स्तर को मापने के लिए, ऑप्शन 3 दे रखा है मूल्यांकन को प्रभावी बनाने के लिए, ऑप्शन 4 दे रखा है सभी यानी उपयुक्त। तो प्रश्न पत्र में विवरणों की विविधता आवश्यक है, छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है, सभी छात्रों के स्तर को मापने के लिए भी आवश्यक है और मूल्यांकन को प्रभावी बनाने के लिए भी आवश्यक है। अगर हम सारे क्वेश्चन अगर निबंधात्मक दे दें तो उसके अंदर जो बालकों में जो कुछ बालक तो उनको कर पाएंगे लेकिन कुछ बालक उनको कर नहीं पाएंगे और इससे क्या होगा, सभी बालकों का मूल्यांकन हो नहीं पाएगा। इसी प्रकार सभी छात्रों का स्तर मापने के लिए भी सभी प्रकार के प्रश्नों का होना आवश्यक है, छात्रों की रुचि को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। तो डी आंसर इसका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न पत्र में उत्तर पुस्तिका के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन 1 दे रखा पर्याप्त स्थान, ऑप्शन 2 दे रखा रंगीन पृष्ठ, ऑप्शन 3 दे रखा चित्र, ऑप्शन 4 दे रखा सीमित शब्द, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रश्न पत्र में उत्तर पुस्तिका के लिए क्या आवश्यक है। जैसे कक्षा 8 का जो अभी वर्तमान में जो पेपर होता है क्लास 8 का, तो क्लास 8 का जो पेपर इस प्रकार से आता है कि उसी के अंदर उसकी क्या होती है, उत्तर पुस्तिका होती है। उसी के अंदर क्या होती है, उसके अंदर जैसे एक प्रश्न लिख दिया तो एक प्रश्न के बाद में उसके नीचे रिक्त स्थान होता है और उसमें ही उसको बालक को क्या होता है, जवाब देना होता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसके पास में क्या होनी चाहिए, पर्याप्त जगह होनी चाहिए। जैसे प्रश्न तो हमने दे दिया निबंधात्मक और जगह दी हमने 3 लाइन की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न पत्र में उत्तर पुस्तिका के लिए क्या आवश्यक है, पर्याप्त स्थान होना आवश्यक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, प्रश्नों के निर्माण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 दे रखा है भाषा की स्पष्टता, ऑप्शन 2 दे रखा है पाठ्यक्रम का पालन, ऑप्शन 3 दे रखा है उद्देश्यों की पूर्ति, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रश्नों के निर्माण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है, तो भाषा की स्पष्टता होनी चाहिए, पाठ्यक्रम का पालन होना चाहिए, उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। तो डी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। क्या रहेगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न किस प्रकार के कौशल का परीक्षण करते हैं।
ऑप्शन 1 दे रखा है लेखन कौशल का, ऑप्शन 2 दे रखा है स्मरण कौशल का, ऑप्शन 3 दे रखा है विश्लेषण कौशल का, ऑप्शन 4 दे रखा है निर्णय लेने का कौशल का, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो वर्णनात्मक का मतलब हो गया निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं ये किस प्रकार के कौशल का परीक्षण करते हैं। तो एक तो इससे पता चलती है रचनात्मकता, रचनात्मकता का, मौलिकता का, और लेखन कौशल का उसका विकास होगा, लेखन कौशल का। तो ए आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि खुले प्रश्न होते हैं, खुले प्रश्न होते हैं, इनमें हम यानी बालक अपनी इच्छा के अनुसार लिख सकता है। और बंद प्रश्न होते हैं जैसे अबसद वाले प्रश्न हो गए, एक लाइन वाले हो गए, ये जो मिलान चिन्ह वाले हो गए, ये कौन से होते हैं, बंद प्रश्नों की श्रेणी में इनको लिया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, परीक्षा में विश्लेषणात्मक कौशल मापने के लिए कौन सा प्रश्न उचित है। ऑप्शन 1 दे रखा है हाँ या ना का, ऑप्शन 2 दे रखा है वर्णनात्मक, ऑप्शन 3 दे रखा है बहुविकल्पी, ऑप्शन 4 दे रखा है मिलान, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो विश्लेषणात्मक कौशल मापने के लिए कौन सा प्रश्न उचित रहेगा। तो वर्णनात्मक जो प्रश्न है वो सही रहेगा। विश्लेषण करने के लिए, किसी चीज़ का विश्लेषण करने के लिए निबंधात्मक प्रश्न लिखना आवश्यक है। मतलब तो निबंधात्मक प्रश्नों में क्या होती है, हम आलोचना भी कर सकते हैं, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उनके बारे में बता सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10 है, प्रश्न पत्र का निष्पक्ष होना क्यों आवश्यक है। ऑप्शन 1 दे रखा है सभी छात्रों को समान अवसर देने के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है परीक्षा को कठिन बनाने के लिए, ऑप्शन 3 दे रखा है समय बचाने के लिए, ऑप्शन डी दे रखा है छात्रों को भ्रमित करने के लिए, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रश्न पत्र का निष्पक्ष होना क्यों आवश्यक है। तो परीक्षा को कठिन बनाने के लिए नहीं, समय बचाने के लिए नहीं, और छात्रों को भ्रमित करने के लिए नहीं, बल्कि सभी छात्रों को समान अवसर देने के लिए ये आवश्यक है। तो ए आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर रहेगा। ए क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11 है, पाठ्यक्रम के किस भाग को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऑप्शन 1 दे रखा है कठिन भाग, ऑप्शन 2 दे रखा है महत्वपूर्ण भाग, ऑप्शन 3 दे रखा है सभी भाग समान, ऑप्शन 4 दे रखा है आसान भाग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो पाठ्यक्रम के किस भाग को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो सभी जो भाग है पाठ्यक्रम के सभी भागों को क्या देनी चाहिए, समान महत्वपूर्ण प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कोई पार्ट अगर थोड़ा ईजी है तो उसमें से प्रश्न ना दें, ऐसा नहीं करना है। सभी भाग पाठ्यक्रम में जो भी टॉपिक दे रखे हैं आपको उसमें सब जो टॉपिक है उनको समान प्राथमिकता देनी है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का क्या महत्व है। ऑप्शन 1 दे रखा है तेज मूल्यांकन, ऑप्शन 2 दे रखा है सटीक उत्तर, ऑप्शन 3 दे रखा है दोनों, ऑप्शन 4 दे रखा है कोई महत्व नहीं, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का क्या महत्व है। तो इससे तेज मूल्यांकन भी हो सकता है और सटीक उत्तर मिलता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। क्या रहेगा सही आंसर, उपयुक्त दोनों इसका सही आंसर रहेगा, सी आंसर सही होगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, प्रश्नों के विकल्प कैसे होना चाहिए। प्रश्न नंबर 13 है, आकर्षक, ऑप्शन 2 दे रखा है स्पष्ट और प्रासंगिक, ऑप्शन 3 दे रखा है भ्रमित करने वाले, ऑप्शन 4 दे रखा है कठिन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रश्नों के जो विकल्प होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए। एक तो स्पष्ट विकल्प होने चाहिए और प्रासंगिक होने चाहिए। प्रासंगिक का मतलब होता है कि उस प्रश्न से संबंधित ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई प्रश्न दे रखा है और उस विकल्प का उस प्रश्न से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसा विकल्प नहीं होना चाहिए। प्रश्न के जो विकल्प हैं उत्तर के वो स्पष्ट होने चाहिए और उस प्रश्न से मिलते जुलते हुए होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, प्रश्न पत्र निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। ऑप्शन 1 दे रखा समय का प्रबंधन, ऑप्शन 2 दे रखा उचित संतुलन बनाना, ऑप्शन 3 दे रखा त्रुटिहीन भाषा, ऑप्शन 4 दे रखा उपयुक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रश्न पत्र निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। तो सबसे जो बड़ी जो चुनौती है वो समय प्रबंधन भी है, उचित संतुलन बनाना भी है और त्रुटिहीन भाषा भी है। तो सही आंसर इसका क्या रहेगा, उपयुक्त सभी, सही डी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। सभी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा। तीनों चीज़ें चुनौती रहती है। एक तो समय का प्रबंधन कैसे करें, उचित संतुलन मतलब कौन से प्रश्न तो कितने प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव दें, कितना हम फिर अतिलघुरात्मक फिर निबंधात्मक, तो ये प्रश्न भी थोड़ा सा मतलब बनाना कठिन होता है। त्रुटिहीन भाषा का मतलब ये है कि प्रश्न को टाइप करने में या प्रश्न को लिखने में कोई अगर त्रुटि हो जाती है तो फिर उसका जो प्रभाव है वो परीक्षा में देखने को मिलता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, प्रश्न पत्र का प्रारूप किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन 1 दे रखा पाठ्यक्रम पर, ऑप्शन 2 दे रखा छात्रों की संख्या पर, ऑप्शन 3 दे रखा परीक्षा के उद्देश्य पर, ऑप्शन 4 दे रखा शिक्षक की पसंद पर, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वो किस पर निर्भर करेगा। प्रश्न पत्र का जो प्रारूप निर्भर करेगा वो करेगा परीक्षा का उद्देश्य क्या है, यानी कि किस उद्देश्य के लिए परीक्षा ली जा रही है। और अगर वो उस उद्देश्य को पूर्ति कर देती है तो वो परीक्षा कौन सी मानी जाती है, वैध परीक्षा मानी जाती है। वैधता का मतलब ही क्या है, वैधता का मतलब है कि जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण लिया जा रहा है यदि वह उस उद्देश्य की पूर्ति करने में सफल हो जाता है तो वो परीक्षण कौन सा होता है, वैध परीक्षण होता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है 26वां, प्रश्न पत्र का पूर्व परीक्षण क्यों किया जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है त्रुटियां सुधारने के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है छात्रों को अभ्यास देने के लिए, ऑप्शन 3 दे रखा है छात्रों प्रश्नों की गुणवत्ता जांचने के लिए, ऑप्शन 4 दे रखा है दोनों ए और सी, ऑप्शन 5 रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रश्न पत्र का पूर्व परीक्षण क्यों किया जाता है। जैसे प्रश्न पत्र हमारा तैयार हो गया तो प्रश्न पत्र का एक बार पहले निरीक्षण किया जाएगा या उसका परीक्षण किया जाएगा,
या इसको ऐसे बोल सकते हो कि कुछ टीचर ही उस एग्जाम उस पेपर को एक बार मतलब सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें एक तो हो गया त्रुटि सुधारने के लिए, किसके लिए करेंगे, तो त्रुटियां सुधारने के लिए, और एक होगा वो प्रश्नों की गुणवत्ता जांचने के लिए कि प्रश्न का जो लेवल है वो किस प्रकार का लेवल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर रहेगा दोनों ए और सी, डी आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 26 है, प्रश्न नंबर 27 है, मिलान प्रकार के जो प्रश्न होते हैं किसके लिए उपयोगी होते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है तर्क शक्ति जांचने के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है याददाश्त जांचने के लिए, ऑप्शन 3 दे रखा है लेखन कौशल के लिए, ऑप्शन 4 दे रखा है रचनात्मकता के लिए, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मिलान प्रकार के जो प्रश्न होते हैं किसके लिए उपयोगी होते हैं, वो याददाश्त के लिए होते हैं। मिलान प्रकार के पता होगा आपको, एक कॉलम इधर दिया होता है, कॉलम ए और कॉलम बी, इस प्रकार के जो प्रश्न है ये जो छोटी क्लास है उनमें पूछे जाते हैं, और जो हमारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उनके अंदर भी पूछा जाता है। जैसे एक तरफ तो राज्य लिख दिए और दूसरी तरफ उनकी क्या लिख दी, राजधानी लिख दी। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो मिलान चिन्ह के लिए, मिलान चिन्ह वाले जो याददाश्त के लिए होते हैं, प्रत्यय स्मरण वाले जो प्रश्न होते हैं। तो बी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा कठिनाई स्तर का उचित अनुपात क्या होना चाहिए। ऑप्शन 1 दे रखा है 70% आसान होना चाहिए, 20% मध्यम होना चाहिए और 10% कठिन होना चाहिए। ऑप्शन 2 दे रखा है 50% आसान होना चाहिए, 30% मध्यम होने चाहिए और 20% क्या होने चाहिए, कठिन होने चाहिए। ऑप्शन 3 दे रखा है 30% आसान होना चाहिए और 50% मध्यम होना चाहिए और 20% कठिन होना चाहिए। ऑप्शन 4 दे रखा है 20% आसान, 40% मध्यम और 40% ही कठिन होना चाहिए। और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो किसी भी प्रश्न पत्र में जो 50% जो प्रश्न है वो तो होने चाहिए आसान, 30% जो प्रश्न है वो होने चाहिए मध्यम और 20% जो प्रश्न है वो होने चाहिए कठिन। कौन से होने चाहिए, कठिन। आसान प्रश्न और मध्यम प्रश्न सब कर देते हैं, ज़्यादातर लोग इनको कर देते हैं, लेकिन जो कठिन प्रश्न होते हैं ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बच्चे होते हैं उनकी पहचान करने के लिए इन प्रश्नों को दिया जाता है। मेरिट जो डिसाइड होती है वो इन्हीं प्रश्नों के आधार पर डिसाइड होगी, क्योंकि ये दो प्रकार के प्रश्न हैं ये तो सभी कर देते हैं। उसके बाद में जो 20% प्रश्न होते हैं ना, इन्हीं से किसी भी एग्जाम की मेरिट डिसाइड होती है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 50% आसान, 30% मध्यम और 20% कठिन। इसको बोलते हैं मॉडरेट पेपर। अब सुना होगा आपने शब्द भी कि मॉडरेट पेपर आया है। तो मॉडरेट का मतलब यही है कि उसके अंदर जो कठिनाई का स्तर है वो एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए। तो बी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न पत्र में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन 1 दे रखा है स्पष्ट निर्देश, ऑप्शन 2 दे रखा है जटिल भाषा, ऑप्शन 3 दे रखा है अनावश्यक प्रश्न, ऑप्शन 4 दे रखा है अस्पष्टता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रश्न पत्र में शामिल होना चाहिए स्पष्ट निर्देश होने चाहिए, उसके अंदर जटिल भाषा, अनावश्यक प्रश्न, अस्पष्टता। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अब मैं आपको जो प्रश्न पत्र होता है उसकी 3-4 विशेषताएं वो मैं बता देता हूँ आपको। तो पहली तो है वस्तुनिष्ठता। क्या है वस्तुनिष्ठता? तो वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि अध्यापक की रुचि, मनोदशा और मनोस्थिति और स्वभाव, दृष्टिकोण आदि का प्रभाव किस पर नहीं पड़ना चाहिए, मूल्यांकन पर नहीं पड़ना चाहिए। अर्थात उसी परीक्षण को यदि हम विभिन्न स्थितियों में एक से अधिक अध्यापकों के द्वारा अगर जांच लें या उसका परीक्षण करवाया जाए तो उसके अंकों में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। जैसे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं ना वो कौन से होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं। चाहे इसको आप कोई से भी टीचर से जांच करवा लो, जितने मतलब अंक एक टीचर ने दिए हैं वही उतने अंक इसके आएंगे दूसरे टीचर के द्वारा आएंगे। यानी कि उसकी जो मानसिक दशा, मनोस्थिति और दृष्टिकोण, कभी कभी क्या होता है जिस निबंधात्मक प्रश्न होते हैं ना तो उसमें जो टीचर का दृष्टिकोण है वो थोड़ा अलग है और अगर जिसने उत्तर लिखा है उसका दृष्टिकोण अलग है तो फिर उसमें नंबर कटने की संभावना हो जाती है। तो वस्तुनिष्ठता का मतलब ये है कि जो किसी भी टीचर से आप एग्जाम की जांच करवा लो वो जो पेपर उसमें है उसमें उसके अंकों में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। इसके बाद में दूसरा जो होता है वो होता है विश्वसनीयता। क्या होता है? विश्वसनीयता होता है। तो विश्वसनीयता का मतलब ये होता है कि किसी परीक्षण को कितनी शुद्धता से लिया गया है। अर्थात जब एक ही परीक्षण को एक ही अध्यापक द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में जांचने पर, एक ही परीक्षण को एक ही अध्यापक द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में जांचने पर उसके अगर अंकों में परिवर्तन आए तो वो कौन सा हो जाएगा? विश्वसनीयता का गुण हो जाएगा। इसके बाद में वैधता का है। वैधता का ये है कि जैसे हमने ये जांचने के लिए परीक्षण किया कि 70% से ऊपर कितने बालकों की परसेंटेज बनेगी हमारी क्लास में। तो आपने एक पेपर तैयार किया और उसी के हिसाब से आपने मतलब वो पेपर दे दिया। अगर आपको ये पता चल जाता है कि भाई हमारी क्लास में 70% से ऊपर इतने बालक हैं तो आपका जो परीक्षण जो लिया गया है वो क्या है? वैध है। वैध है मतलब हमने जो उद्देश्य जो तय किया है वो हमारा पूरा हो रहा है। ऐसा नहीं कि सारे बच्चों के 70% आ गए तो ये जो है उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि इसमें फिर उन्होंने नकल वगैरह की है। तो इसका तीसरा गुण हो गया। इसके बाद में होता है विभेदकारिता। विभेदकारिता मतलब परीक्षण उस प्रकार का परीक्षण होता है जो प्रत्येक बच्चे को उसकी जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसके आधार पर क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। यानी कि ऐसा होना चाहिए जैसे एक बच्चे के 60 बन गई, एक के 65 बनी, एक के 70 बनी, या कुछ के मतलब लगभग बराबर बन गई, लेकिन जो परसेंटेज का रेशो वो थोड़ा तो अंतर आएगा। तो ये क्या हो गया? व्यक्तिगत भिन्नता, मतलब प्रत्येक बालक की जो अलग अलग रिजल्ट हमको मिला है। इसके बाद में व्यापकता एक तो है विभेदकारिता और एक है हमारे पास में व्यापकता।
व्यापकता। तो व्यापकता का मतलब ये है कि परीक्षण इस प्रकार का होना चाहिए कि वो पूरे पाठ्यक्रम को क्या करें, कवर करें, यानी उसमें जो भी हमारे जो टॉपिक हमको दे रखे हैं परीक्षण पाठ्यक्रम में, वो सारे टॉपिक सारे प्रश्न किस में आने चाहिए, उस पेपर में आने चाहिए। और इसके बाद में एक है मानक, समान उपलब्धि वाले छात्रों के लिए समान परीक्षण होना चाहिए। जैसे 80% वाले, हमने देखा कि पहले टेस्ट में 80% है, तो आने वाले जो टेस्ट में 80% वाले जो बालक हैं उनके लिए समान मतलब परीक्षण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको थोड़ा हार्ड पेपर दे दो आप कि भाई ये तो बच्चे कमजोर है, इनको हम कम लेवल का पेपर देंगे, और ये बच्चे इंटेलिजेंट है तो इनको हम उच्च लेवल का पेपर देंगे। तो इस प्रकार का नहीं करना है। इसके बाद में और भी कुछ विशेषताएं होती है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रख लें। व्यवहारिक होना चाहिए पेपर, उसके बाद में उपयोगी पेपर होना चाहिए, सरल होना चाहिए, समय की बचत करने वाला होना चाहिए, कम खर्चीला होना चाहिए और उद्देश्यनिष्ठ होना चाहिए। तो ये जो प्रश्न पत्र की कुछ विशेषताएं थी, अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं इसको बोलते हैं। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगी, प्रश्न पत्र में स्पष्ट निर्देश होने चाहिए। स्पष्ट निर्देश का मतलब होता है ऊपर लिखे होते हैं कि भाई 1 से लेके इतने प्रश्न इतने नंबर के हैं और उसके बाद में सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, इतने पर इतनी गलती पर इतना अंक कटेगा। ये सारे निर्देश स्पष्ट भाषा में लिखे होने चाहिए और उसमें मतलब बिना कोई घुमाव के। कभी कभी क्या होता है हमको उसकी भाषा समझ में नहीं आती, तो ऐसी भाषा नहीं लिखी होनी चाहिए, स्पष्ट निर्देश होने चाहिए। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 30 है। अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है संतुलित सामग्री, ऑप्शन 2 दे रखा है पाठ्यक्रम पर आधारित, ऑप्शन 3 दे रखा है समय सीमा के अनुरूप, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अच्छे प्रश्न की जो विशेषता है वो संतुलित सामग्री भी है, पाठ्यक्रम पर आधारित होना चाहिए और समय सीमा के अनुरूप होना चाहिए। तो डी आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 31 है। खुले अंत वाले प्रश्न किसके लिए उपयोगी होते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है तथ्यात्मक जानकारी के लिए, ऑप्शन 3 दे रखा है समय बचाने के लिए, ऑप्शन 4 दे रखा है स्पष्टता के लिए, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो खुले अंत वाले प्रश्न किसके लिए उपयोगी होते हैं? रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए भी होते हैं, तथ्यात्मक जानकारी के लिए। खुले अंत वाले यानी खुले होने प्रश्न जो हैं वो तो होंगे केवल किसके लिए होंगे? ये होंगे केवल रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए, खुले वाले। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रह जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 32 है। रीट परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न अधिक होते हैं? तो ऑप्शन 1 दे रखा है वर्णनात्मक प्रश्न, ऑप्शन 2 दे रखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑप्शन 3 दे रखा है चित्र आधारित, ऑप्शन 4 दे रखा है स्थिति आधारित, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रीट की जो परीक्षा होती है हमारी, उसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न है वो अधिक पूछे जाते हैं। तो बी आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र कैसा होना चाहिए? ऑप्शन 1 दे रखा है छात्र केंद्रित, ऑप्शन 2 दे रखा है शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन 3 दे रखा है कठिन, ऑप्शन 4 दे रखा है आसान, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मूल्यांकन के लिए जो प्रश्न पत्र होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए। तो ए आंसर इसका सही आंसर क्या रहेगा? कैसा होना चाहिए? मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र छात्र केंद्रित होना चाहिए। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 33 है। प्रश्न पत्र का उत्तरदायित्व किस पर होता है? ऑप्शन 1 दे रखा है शिक्षक, ऑप्शन 2 दे रखा है परीक्षा समिति, ऑप्शन 3 दे रखा है छात्रों, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रशासन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रश्न पत्र का जो उत्तरदायित्व होता है वो किस पर होता है? वो होता है परीक्षा समिति पर। किस पर होता है? परीक्षा समिति, एग्जाम कमेटी जो बनती है उसके ऊपर होता है प्रश्न पत्रों का उत्तरदायित्व। तो बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्नों की भाषा कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन 1 दे रखा है सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, ऑप्शन 2 दे रखा है जटिल होनी चाहिए, ऑप्शन 3 दे रखा है क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए, और ऑप्शन 4 दे रखा है तकनीकी में, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रश्नों की जो भाषा होनी चाहिए वो होनी चाहिए सरल और स्पष्ट भाषा होनी चाहिए। तो ए आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ए आंसर इसका सही रहेगा। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35वां है, लास्ट प्रश्न है हमारा, कि प्रश्न पत्र में कठिन प्रश्न क्यों आवश्यक हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है मेधावी छात्रों की पहचान के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है सभी को असफल करने के लिए, ऑप्शन 3 दे रखा है समय खपत के लिए, ऑप्शन 4 दे रखा है भ्रम पैदा करने के लिए, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रश्न पत्र में कठिन प्रश्न क्यों आवश्यक है? तो मेधावी छात्रों की पहचान के लिए कठिन प्रश्न आवश्यक है। तो ये आंसर इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। ये क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा, मेधावी छात्रों की पहचान के लिए। इसके बाद में ये हमारे 35% थे दोस्तों। आज के जो प्रश्न पत्र के निर्माण और मूल्यांकन की विशेषताओं संबंधित हमने इसमें 35% लिए हैं। कभी कभी इसमें से भी 1 या 2 प्रश्न इसके अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको भी एक बार अवश्य देख लें। और जो निरंतर हमारी जो क्लासेस चल रही है टीचिंग मेथड की और साइकोलॉजी की भी हमने चला रखी है, तो आप उनको एक बार अवश्य देखें, क्योंकि साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड एक ऐसे सब्जेक्ट है, इनके अंदर आप व्याख्या ब्लैंक कितने भी व्याख्यात्मक रूप से आप कितना ही पढ़ लो, लेकिन जब तक आप इनका जो एमसीक्यू जो प्रश्न है वो सोल्व नहीं करोगे, आपकी मतलब तैयारी में मतलब पूरी तरह से आपकी वो तैयारी हो नहीं पाएगी। तो आप अधिक से अधिक प्रश्न सोल्व करें। जैसे अगर आपने एक टॉपिक पढ़ लिया तो उस टॉपिक से संबंधित आपके कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन आपको सोल्व करने आने चाहिए। उसी के बाद में आप ये कह सकते हो कि मैंने टॉपिक पढ़ लिया है। अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और ऐसे ही वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी और भी अन्य अपडेट के लिए आप यूट्यूब चैनल पर बने रहें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें जो किसी भी भर्ती प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं राजस्थान में हो रही है उनकी तैयारी कर रहा हो, तो उनके पास शेयर जरूर कर दें।